हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स मैथमेटिक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट क्लास में डिटर्मिनेंट्स को पढ़े। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने जाना, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो दरअसल मैंने समझाया इसमें कि मैट्रिक्स में हम लोग जो उसको सजाकर लिखते थे, एक अरेंजमेंट था, उसी मैट्रिक्स का एक वैल्यू फाइंड करना डिटर्मिनेंट्स के नाम से जाना गया। ठीक है, उसी डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने के लिए जो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक है जिसको हम डायरेक्टली एक्सपैंड करके उसको हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक है जिसको कि प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, जिसमें एक्सपेंशन में एक मोस्ट प्रोबेबली डिटर्मिनेंट्स हम लोगों को या तो 2/2 के फॉर्मेट में मिलता है या फिर 3/3 के फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, 4/4 का भी हो सकता है, 1/1 का भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में हम लोगों को ये 2/2 के फॉर्मेट में या फिर 3/3 के फॉर्मेट में मिलता है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, फिर से मैं उसमें दिखा दूं कि एक्सपेंशन मेथड में हम लोग कैसे कैसे उसको यूज करते थे। कुछ क्वेश्चंस उसके जरिए हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका था, तो हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन में 2/2 के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, आप इसको डेल्टा के जरिए शो कर सकते हो। ठीक, क्या कहा था हमने, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, बीच में साइन माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये 7 × 3 ये 21 माइनस, और ये 5 2 -10, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया प्लस, यानी ये हो गया 31। तो 2/2 के फॉर्मेट में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। बट ये केवल अलजेब्रिक फॉर्मेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकता है। तो वैसा सिचुएशन में भी आपको प्रोसेस सेम यूज करने हैं। जैसे मान लीजिए कॉस है, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, अगर इसको आप इससे करें प्लस, क्यों, क्योंकि ये माइनस, या फिर आप इसको लिख लीजिए ये माइनस और फिर इसका माइनस, कितना हो गया ये साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आप इसकी वैल्यू जानते हैं 1, आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम चाहें ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में भी हो सकता है, जैसे आप इसको यूज करते हैं शुरू से। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, आप इससे यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस आई बी को a माइनस आई बी के साथ माइनस। ठीक है, पर इसको इसके साथ करेंगे, मैं सजाकर भी इसको लिख सकता हूं ऐसे, जिसमें ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस, और यहां से ये जो माइनस आपको है, अगर आप चाहें कॉमन लेना तो कॉमन लेकर के पहले निकाल सकते हो, नहीं चाहे कोई बात नहीं, हम कॉमन लेके बना रहे हैं। तो ये माइनस और यहां का माइनस मिलके प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका c प्लस आई टी, और जब आप यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये जो माइनस वाला टर्म था वो प्लस हो गया, और जो प्लस वाला टर्म था वो माइनस हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट आता है, ये भी और ये भी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, यहां भी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया ए स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यानी ये माइनस और ये माइनस मिलकर के हो गया प्लस, और 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई आप अगर करते हो तो वैल्यू 1 ही रहता है। मींस ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर एंड ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी हो सकता है, बस 2/2 के फॉर्मेट में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बीच का साइन ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब एक 3/3 वाले में लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इसमें एक बार और हम इसको सीख लेते हैं। इसको हमने कहा था, इसको बनाने के आपके पास 6 ऑप्शन है। तीनों रो में से आप किसी एक रो को चुन सकते हो, या फिर तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम को आप चुन सकते हो। ठीक है, बट सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फर्स्ट रो को लेते हैं या तो फर्स्ट कॉलम को। ये प्रेशराइज नहीं है आपके साथ कि आप उसी को लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको जिसमें आसान लगे। मैंने कहा था लास्ट टाइम कि अगर वो रो और कॉलम में 0 है तो जिस कॉलम में 0 आप उसके थ्रू उसको एक्सपैंड कर सकते हो, बट आपकी मर्जी, आपस में कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है कि आप इसी को लेकर के बनाओ। हाँ, आंसर जो आएंगे वो सारे से, मतलब सारे से बनाने पर वो सारे के सारे आंसर सेम होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्सपैंडिंग विथ या along with रो 1, या फिर चलिए लास्ट क्लास में रो 1 लिया था, इस बार कॉलम 1 में ले रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपका कॉलम 1 है, इसके थ्रू हमको एक्सपैंड करना है। कितने एलिमेंट है,
तीन एलिमेंट है, तीनों टर्म्स को एक एक करके, सबसे पहला 1, यहाँ का साइन हमने कहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ का साइन क्या होता है प्लस, तो 1 को प्लस साइन के साथ 1 प्लस को लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका माइनर लिखते हैं। माइनर कैसे लिखते हैं, माइनर क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये जो आपका था ये जिस रो जिस कॉलम में है, जैसे ये 1 कहाँ है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, मतलब उसका हॉरिजॉन्टल और उसका वर्टिकल जो भी लाइन है वो उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। क्या बच गया आपके पास 7 2 2 3, फिर 6 है, 6 का साइन माइनस है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे 6 को, ठीक है। ये 6 कहाँ है सेकेंड रो में, सेकेंड रो डिलीट हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया। क्या बच गया आपके पास 5 7 2 3, इसका साइन क्या होता है प्लस साइन के साथ, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच गया 5 7 7 2। उसके बाद फिर जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सोल्व कर दीजिए। 1, ये 7 3 21 माइनस 4 15 माइनस 14, ये 14 सॉरी 10 माइनस 49, ओके। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 17, ये 6 इंटू 1 और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू माइनस 39, कितना हो जाएगा ये 17, ये 6 और ये माइनस 39, सोल्व कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 17, ये हो गया 45 और ये 17 माइनस में 20 हो गया। ये तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, ठीक। ये एक्सपेंशन मेथड कहलाता है, ठीक है। उसी में एक्सपेंशन मेथड में ही कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोल्व फॉर एक्स, कहने का मतलब है कि क्वेश्चन दे देगा आपसे, कहा जाएगा एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बस नॉर्मली इसको भी वैसे ही सोल्व करने, ठीक है। हालांकि ये चीज आप ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे मैट्रिसेस में भी, ठीक है, बट मैट्रिसेस में क्या होता था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते थे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या करना होता है सोल्व करना होता है। कैसे करेंगे इसको, 2 1 2 माइनस 20 और यहां से आपका 2x x मल्टीप्लाई हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस ये हो गया 24, ठीक है। तो ये 2x स्क्वायर तो ठीक है छोड़ दीजिए आप उसको, यहाँ पे आपके पास बच गए कितने माइनस 18 और इस 24 को इधर लेके चले आते हैं, ये इधर माइनस में इधर चलाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यहां से x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 3 और x का वैल्यू जब निकालेंगे रूट अंडर 3, रूट हमेशा 2 वैल्यू देता है तो प्लस माइनस रूट 3 आंसर। क्या बहुत मुश्किल है, नॉर्मल कंडीशंस में बस जैसे बस आपका दिया हुआ क्वेश्चन है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर 3/3 के फॉर्मेट में रहे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपैंड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया वो उसके हिसाब से एक्सपेंशन करके निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं फर्स्ट रो को चुनते हैं, क्या लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग विथ रो 1, एक्स को हमने लिखा, ठीक। कहां है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बच गया x 2 1 5, 2 का साइन क्या माइनस, ये लिखा हमने 4x 1 5, ठीक है। फिर लिखा हमने 3 को, ये हो गया 4x x 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व कर देते हैं, x ये हो गया 5x माइनस 2, ये हो गया आपका 20 माइनस x, ये हो गया आपका 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5x स्क्वायर ये 2x, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया ये 40 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। ये उठ जाएगा 3 8 24 और माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वहां स्पेस नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चला जाएगा, ये बच जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक। ये 2x आपका प्लस में है, ये 2x माइनस में है, कट गया, ठीक है। ये आपका है 40
40 में से 24 चला गया, कितना बच गया 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 16 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 8, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर से प्लस माइनस 8 को आप जानते हो फैक्टराइज करना 2√2। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चंस 2/2 या फिर 3/3 के फॉर्मेट में हो, उसको डायरेक्टली एक्सपैंड करके, डायरेक्टली एक्सपेंशन मेथड से हम लोग उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में करना क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे कैसे, पहले वो चीज समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज यूज करते क्यों है, ठीक है। सबसे पहला कि अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करना सीख गए, प्रॉपर्टी जान गए, इसमें कोई मेथड नहीं इस तरीके का कि हाँ भाई मैंने कहा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बिठाई और आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। इसमें आपको क्या करना है, पहले सोचना है कि कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज करूं जिससे मुझे वो ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में सारे के सारे प्रॉपर्टीज होंगे तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मैथ्स बनाना, डिटर्मिनेंट्स बनाना काफी इजी हो जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इस व्यू से भी आपको ये सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज एक एक करके हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि प्रॉपर्टीज होता क्या है। हालांकि ये प्रॉपर्टीज आप अगर चाहें लिखने के लिए तो मैं लिख दूं यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में है, अगर आप वहां से एक बार रीड कर ले तो ज्यादा बेटर है। मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, अभी मैंने इसको एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसका आंसर मुझे क्या मिला था, -28 मिला था इसका आंसर। जब हमने इसको इवैल्यूएट किया था इससे पहले एक्सपेंशन मेथड से, तो मुझे ये मिला हुआ था। अब सीखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि आप डिटर्मिनेंट्स के सारे रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। मतलब कहता है प्रॉपर्टी कि अगर आपको जरूरत महसूस हो या आपको लगे कि नहीं हम अगर उसको इंटरचेंज कर दें और मेरा क्वेश्चन ज्यादा इजी बन जाए, तो आप उसको चाहें तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। लिखना कैसे है, आप इसको लिखेंगे इस टाइप से, बाय यूजिंग रो, ये इंटरचेंज का साइन होता है, ठीक है। आप इसको हालांकि ऐसे बहुत जगह मिलेंगे लेकिन उतना संभल के लिखने की जरूरत है नहीं, बस आप इसको ऐसे भी लिख दें, इंटरचेंज कॉलम, ठीक है। मतलब जो उसके सारे रो हैं वो कॉलम में या कॉलम इसके रो में बदल जाते हैं। मतलब ये आपका ऐसा हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगा 1 5 7, इसका जो ये दिया हुआ है सेकंड रो वो हो जाएगा सेकंड कॉलम में, और ये जो थर्ड रो वो हो जाएगा थर्ड कॉलम में। आप जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे इसका भी सॉल्यूशन वही आएगा जो इस क्वेश्चन का आया था। आप प्रैक्टिकली बना के इसको देख भी सकते हो, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि जरूरत पड़ने पर या अपनी सुविधा के अनुसार हम अगर चाहें तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, मैं सभी को इसी से समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर जरूरत हो, इन केस अगर आपको जरूरत महसूस हो कि रो को रो से या कॉलम को कॉलम से भी बदलना हो, तो वैसे कंडीशन में प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि एक रो को दूसरे रो के साथ या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो। बस फर्क क्या होता है, वैल्यू तो वही आएगा बट साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे प्रॉपर्टी कहता है बाय यूजिंग, अगर आपको जरूरत हुआ कि रो 1 से रो 3 को बदल दीजिए, ठीक है, तो रो 1 आपका ये हुआ, रो 3 आपका ये हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब ये जो 1 आपका थर्ड के प्लेस पे था, 1 2 3, देख लीजिए थर्ड वाला फर्स्ट पे चला गया, ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपका है वो थर्ड पे चला जाएगा, सेकंड को हमने चेंज नहीं किया, वो जैसे है वैसे रह जाएगा। इसमें भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट्स का वही आएगा, बट ये जो साइन माइनस था वो आपका चेंज होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि डिटर्मिनेंट्स में अपनी सुविधा के अनुसार या उसको इजी बनाने के लिए एक रो को दूसरे रो के साथ या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ भी इंटरचेंज किया जा सकता है। उससे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ता बट उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी,
अगर मान लीजिए इस मतलब इस डिटर्मिनेंट से, मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ये 6 है, 7 है, 2 है, ये 1 2 3 है, ठीक है। अगर इस डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, अगर के मल्टीप्लाई हो, यानी हर एक रो या फिर कोई भी एक रो, ठीक है, के का मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें सब में के है, सारे में क्या आ रहा है, अगर इन सब में हम मुझे के नजर आ रहा है तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज कहता है कि हम इस रो से या कॉलम अगर कहीं भी दिखा, जैसे मान लीजिए ये रो में दिख रहा है तो रो से, अगर कॉलम में दिखेगा तो कॉलम से, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तीनों एलिमेंट्स में, अगर 2x2 के फॉर्मेट में है तो दोनों एलिमेंट्स में, अगर वो एलिमेंट मल्टीप्लाइड है तो आप उसे कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो। इट मींस इस के को हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हो टेकिंग कॉमन के फ्रॉम रो 1। तो उस हिसाब से आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 1 6 1 5 7 2 7 2 3, ठीक, और ये बाहर में आ गया कि इसका सॉल्यूशन था -28, ठीक है, मतलब यहां पे -28 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 के। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स के कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर के का मल्टीपल हो तो उसका जो आंसर आएगा वो भी के का मल्टीपल होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स ऐसा हो 2 3 4 1 2 3 2 3 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए, आइडेंटिकल रह जाए, तो वैसे कंडीशंस में इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। कहने का मतलब जैसे यहां पे देख लीजिए आप, ये रो 1, ठीक है, और रो 3 जो आपका है आइडेंटिकल है, सिंस रो 1 and रो 3 आर आइडेंटिकल, therefore डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। आपको इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। कब, जब डिटर्मिनेंट्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम मिल जाए तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, यहां देख लीजिए फर्स्ट रो आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जो है वो 0 हैं और इसलिए यहां से भी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 है। इसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। पिछली क्लासेस में मैंने कहा था एक डिटर्मिनेंट्स में जितने 0 आपको मिलते हैं आपका कैलकुलेशन उतना ईजी होता चला जाता है, जैसे जैसे आपको 0 मिलते चले गए कैलकुलेशन छोटा होता चला जाएगा। तो मैंने कहा था अगर एक 0 मान लीजिए होता, इसके थ्रू एक्सपैंड करते तो 2 एलिमेंट का एक्सपेंशन होता, अगर 2 0 होता तो दोनों यहां पे अगर मान के चलिए इसके थ्रू एक्सपेंशन करते तो हमको सिर्फ एक एलिमेंट का एक्सपेंशन करना होता, यहां पे तो तीनों एलिमेंट 0 हो गए, मतलब तीनों एलिमेंट को अगर हम इसके थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो 0 से किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो वैसे कंडीशंस में पूरे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी 0 हो जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट्स ऐसा हो जैसे a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर मान लीजिए ऐसा हो। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स में ये देख लीजिए दोनों टर्म्स एक साथ है,
इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म्स है। अगर ऐसे किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में यही टर्म्स, इसी टाइप के टर्म्स अगर नजर आए आपको, लेकिन हाँ ध्यान रखना है ये तीनों प्लस में है तो तीनों प्लस में होने चाहिए, अगर ये माइनस में है तो तीनों फिर माइनस में होने चाहिए। अगर 1 प्लस 1 माइनस या फिर 2 प्लस 1 माइनस हो तो आप उसको फिर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ इसके लिए आपको ये तीनों चीज या तीनों साइन जो है आपको प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। इसका देखिए ये जो आपको दिख रहा है A1 B1 C1, ठीक है, इसके साथ ये अलग, यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, बीच में साइन प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ठीक है। यहां पे A2 B2 C2, ये जो आपका टर्म बचा होता है ये इसके साथ, ये दोनों अलग, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। मतलब अगर ये 2 टर्म्स एक साथ हैं, मतलब कभी कभी आप लोग जैसे मैट्रिसेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, वहां पे सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो सम ऑफ 2 मैट्रिसेस में था क्या ऐसा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देते थे। लेकिन जब 2 डिटरमिनेंट्स को ऐड करना अगर हो तो इसके कोई एक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इसी को सिर्फ लिखा। हाँ ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों जो कॉमन पार्ट थे ये, तो ये दोनों जो आपके यहाँ अलग अलग हैं, इन दोनों को आप एक साथ ऐड करके वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एज इट इज जैसे थे वैसे रह जाएंगे। अब यही चीज अगर मान लीजिए कॉलम में भी हो तब भी उसको 2 अलग अलग पार्ट में आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। ये 6 जो हैं वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा भी 1-2 हैं, बट उसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस बनाते बनाते भी अगर सीखे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे उसमें एक प्रॉपर्टीज है, उसको मैं यहाँ बस ऐसे हिंट के तौर पे मैं इसको समझा दूं, ठीक है। इसको यहाँ पे जिनको उतारना आप उतार लीजिए। ये देखिए आप इसको 7 प्रॉपर्टीज के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने एक्सपेंशन के मेथड से इसको सोल्व किया हुआ था, ठीक, क्या कि अगर इसको एक्सपैंड डायरेक्टली कर देंगे उसका वैल्यू हमको -28 मिल जाता है। अब सीखिए, अगर कभी ऐसा मुझे जरूरत पड़े कि 2 रो को ऐड करना पड़े, या 2 कॉलम को मुझे ऐड करना पड़े, या फिर तीनों रो को मुझे ऐड करना पड़े, तो प्रॉपर्टीज नंबर 7 कहता है कि जरूरत पड़ने पर या सुविधा के अनुसार मैं चाहूं तो एक रो को दूसरे रो के साथ या सारे रो को एक साथ, उसी टाइप से एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ या फिर सारे कॉलम को एक साथ ऐड करके लिखा जा सकता है। देखिए जैसे कहने का मतलब है इस टाइप से मैं लिखूं बाय यूजिंग रो1 को लिखने के लिए, ये इंटरचेंज का साइन है, मतलब सॉरी इंटरचेंज बोलते चेंज का साइन है। कहने का मतलब है कि रो1 को आप लिख सकते हो रो1 और रो2 को जोड़कर, ठीक। तो बस ध्यान रखने वाली चीज यहां पे सिर्फ ये है कि चेंज किस में हो रहा है, सिर्फ रो1 में, ठीक है, सिर्फ रो1 में चेंज हो रहा है। अगर रो1 में चेंज हो रहा है ये चीज, तो बस मुझे यहां पे ध्यान देना है कि सिर्फ रो1 बदलेगा, 2 और 3 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रो1 चेंज कैसे हो रहा है, रो1 और रो2 को जोड़कर। तो ये आपका रहा रो1, ठीक है, ये आपका रो1 और ये आपका रहा रो2, ठीक है। तो आप रो1 और रो2 को ऐड करके लिख सकते हो। कैसे लिखिए, ये 1 और इसका 6, तो 1 + 6 यानी 7, इसका 5 और इसका 7 यानी 12, इसका 7 और इसका 2 यानी 9। सेकंड से आपको कोई लेना देना नहीं है, थर्ड से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तब भी डिटर्मिनेंट्स के मान में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू जो होंगे वही होंगे जो पहले से रहे, ठीक। अगर आपको जरूरत लगे तो आप तीनों रो को एक साथ जोड़ करके रो1 + रो2 + रो3 भी जोड़ करके लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे लगा कि बाय यूजिंग रो1 को चेंज मुझे करना है तो रो1 में प्लस तो करना है, ठीक है, लेकिन रो2 का 5 गुना, तो मैं रो1 को मुझे चेंज किसमें करना है, रो1 में, तो रो1 में मैं किसी चीज से मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा, रो1 में मैं ऐड कर रहा हूं, किसको, रो2 में चेंज करके 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करते चले जाना है, तब भी डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब है आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये देखिए रो1 में ऐड करना, तो रो1 1 है, प्लस रो2 का जो है, रो2 का ये एलिमेंट 6, तो इसका 6 का 5 टाइम्स यानी 6 5 जा 30 यानी 5 × 6 ऐसे करके, ठीक है। वैसे 5 में से 5 × 7, 7 में से 5 × 2 ऐड करते जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। फिर
थर्ड रो से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकाल के देख लीजिए, इसका भी जो वैल्यू आएगा -28 ही आएगा, वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस रोवन को देख रहे हो, आपको इस रोवन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है, जरूरत के हिसाब से जैसे सुविधा होगी वैसे आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई जिसमें चेंज कर रहे हैं, अगर उसी में किसी टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप ये रूल जो पहले से सीखते आ रहे हो कि किसी चीज में अपनी मर्जी से अगर हम कोई बदलाव लाते हैं, अगर उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो डिवाइड भी करना होगा, अगर आप उसे प्लस करते थे तो माइनस करते थे। ऐसे यहाँ पे अगर जरूरत पड़ने पर अगर मान लीजिए मैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहाँ 5 से डिवाइड भी करना होगा। मतलब यहाँ 5 लिखो तो यहाँ 1/5, जैसे कहने का मतलब इस टाइप का। बाई यूजिंग रो 1 को चेंज करने के लिए रो 1 में से 5 मल्टीप्लाई करके और रो 2 में 6 से मल्टीप्लाई करके मान लीजिए मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो रो 1 आपका कितना है, सॉरी इससे रो 1 आपका कितना है 1, तो 1 इंटू 5 मतलब 5 को 1 से और रो 2 को 6 से, मतलब 6 इंटू 6। देखिए चेंज कौन हो रहा है, रो 1, बदल कौन रहा है, रो 1, ठीक है। तो रो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। फिर सेम इसमें भी, इसमें 5 से करना है और इसमें 6 से करना है, इसमें 5 से करना है और इसमें 6 से करना है और ऐड कर देना है। सेकंड में कोई चेंज नहीं, थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहां पे मैंने कहा कि रो 1 को चेंज किया गया, तो रो 1 को चेंज करने के लिए आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस 5 से आपको यहां डिवाइड भी करना होगा, तब भी डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू आएगा -28 ही आएगा। तो ये कुछ लास्ट के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं कि अगर अब जरूरत पड़ने के हिसाब से एक रो को दूसरे रो के साथ, या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, सभी रो को एक साथ, या फिर सभी कॉलम को एक साथ प्लस करके या फिर माइनस करके आप रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। इससे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप एक बार पढ़ लें। अगर कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी जो आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट, लाइक या फिर शेयर सॉरी कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसको पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।